जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि जीके जीएस की है 21वां प्रैक्टिस सेट आज अपलोड होने जा रहा है, जो कि सुबह 7 बजे ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। दोस्तों, ये डेली वीडियो अपलोड होती है जीके जीएस की, महत्वपूर्ण वीडियो जो कि बहुत ही विस्तृत व्याख्या के साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को डेली अटेंड करें। चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें कांग्रेस की अध्यक्ष कौन सी महिला नहीं बनी है। पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा सोनिया गांधी, तीसरा कस्तूरबा गांधी, चौथा है नलिनी सेन गुप्ता। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो इसमें सी ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, ये कभी भी नहीं बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। आपको बता दें कि ये महात्मा गांधी की बीवी थी, ठीक है। और जो इनका विवाह हुआ था ये 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। किसकी? कस्तूरबा गांधी की, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था 1869 में ही हुआ था, काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में, ठीक है। और महात्मा गांधी के धार्मिक और देश सेवा के महाव्रतों में हमेशा ये साथ रही थी। और इसके अतिरिक्त उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, और ये गांधी जी की बीवी थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अशोक के कलिंग विजय की सूचना किस अभिलेख से मिलती है? कलिंग विजय के बाद ही अशोक का मन बदल गया था, यानी कि उसे क्या कहा गया था, मतलब कि वो धार्मिक चीज़ों में लग गया था और बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। तो अशोक की ये बहुत ही महान एक गाथा है जो कि कलिंग युद्ध से मिलती है। इसमें उसने बहुत ही ज़्यादा रक्तपात कर दिया, जिसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। 27 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख। इसमें ही कलिंग युद्ध से संबंधित और यानी उसकी विजय से संबंधित इसमें चीज़ें सामने आई थी। आपको बता दें कि जो मौर्य सम्राट था अशोक, जो कि ये मौर्य साम्राज्य का तीसरा वो था। पहला तो चंद्रगुप्त था, दूसरा चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, और फिर तीसरा बिंदुसार का बेटा अशोक, जो कि ये दूसरी बीवी का होता है। और ये जो अशोक की माँ होती हैं, ये मतलब कि अगर आपने देखा हो फिल्म में भी थोड़ा बहुत इसकी जानकारी दे दी गई है। तो बहुत ही कठिन इसका वो रहता है। फिर चाणक्य इसको लेकर आते हैं और उसके बाद इसे सम्राट बना देते हैं। तो जो अशोक का कार्यकाल था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 40 साल तक ये इसका कार्यकाल था। अब उसके बाद बता दें कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो 13वें शिलालेख में किया गया है, और इसी शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात कही गई है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इन शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पांद्रेटी फैंथेलर एक थे, उन्होंने ही खोज किया था। और इनको पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक के जो शिलालेख थे टोटल उनकी संख्या 14 थी। इसके बाद एक शिलालेख इनका और था, और बाकी 13वें में किसकी सूचना मिली? कलिंग विजय की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर निर्माण किसने कराया था? भारत माता का जो मंदिर है कहाँ पे? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 28 का कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ते, ये इसका सही ऑप्शन होगा बिल्कुल। आपको बता दें कि डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ते जो थे ये एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थे और स्वतंत्रता सेनानी और महान दृष्टा थे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण अनेक बार ये जेल गए। उन्होंने बनारस में काशी विद्यापीठ की भी स्थापना की और ओज नाम से एक राष्ट्रवादी दैनिक पत्र भी प्रकाशित किया था, जिसमें तमाम चीज़ें वो शेयर किया करते थे, ठीक है। गंगा नदी का प्रवाह प्रतिरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? आयताकार प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, जालित प्रतिरूप या फिर परवर्ती प्रतिरूप? जो गंगा नदी का प्रवाह है वो किस प्रतिरूप का है? तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक। 29 का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और आप बता दें कि यहाँ इसका नाम भागीरथी है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। देवप्रयाग में भागीरथी का संगम अलकनंदा से होकर इसका संयुक्त नाम गंगा हो जाता है। और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं यमुना है, चंबल है। इसकी सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यमुना है, चंबल है, और आपकी केन है, बेतवा है, ठीक है।
ये सारी नदियाँ क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और भारत में इस नदी की लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक, किलोमीटर है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये नदी जो है बांग्लादेश में होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई जो मुख्यतः जो ज़्यादा मतलब प्रचलित है या फिर प्रसिद्ध है वो है आपका पेट्रोलियम भंडार के लिए, ठीक है। पेट्रोलियम भंडार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि मुंबई के पश्चिम तट से 176 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में स्थित है क्या? अब तटीय तेल क्षेत्र, ठीक है। वहाँ पे एक तेल क्षेत्र है जो कि कहाँ से दूर है, मुंबई के पश्चिमी तट से 176 किलोमीटर दूर। और इसकी खोज जो 1965 में की गई थी, 1965 में किया किसने था? 1965 में की गई थी, और इसका उत्पादन वर्ष जो था 1974 में शुरू किया गया। और इस तेल क्षेत्र का संचालन भारत सरकार के तेल व प्राकृतिक गैस निगम एनजीसी द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है? कनारी धारा है वो किस तट के नज़दीक से बहती है? तो 31 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कनारी धारा जो है उत्तर अफ्रीका की पश्चिमी तट के नज़दीक मडेरिया और केपवर्ड के बीच में बहती है, और यह अटलांटिक या अन्य महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। इसकी प्रवाह गति जो है वो 8 से 10 मील प्रतिदिन है, 8 से 10 मील तक ये बहती है प्रतिदिन, ठीक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस ये, वैसे तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको भले ना अभी मतलब वो लग रहा हो, लेकिन यही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप उसे करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? एक ऐसा प्रदेश जिसे शीत मरुस्थल कहा जाता है वो कौन सा है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश या फिर टैगा प्रदेश? कौन सा प्रदेश है जिसे शीत मरुस्थल? तो 32 का सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका टुंड्रा। ये तो आपने कई बार देखा होगा दोस्तों। वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसको कि भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है। में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में और पंचायती राज संस्थाओं में। किसमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो 33 का सही ऑप्शन होगा पंचायती राज संस्थाओं में। इसमें क्या है? आरक्षण की सुविधा है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। देखिए 73वें संविधान संशोधन यानी 1993, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 के तहत पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया, ठीक। और इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, ठीक है। किसका? पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाएं लगेंगी वो उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। 34 देखेंगे। 34 में कह रहा है भारत के सबसे कम आयु के व एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो 34 का सही ऑप्शन बहुत ही आसान है, नीलम संजीवा रेड्डी। अगर आप इनको सिर्फ कम आयु से भी याद रखेंगे तो ही आप ये सही टिक कर सकते हैं, और ये निर्विरोध भी चुने गए थे, ठीक है। इनके बारे में अगर देखें तो ये बहुत ही कम आयु के थे, और आपको बता दें कि इनका कार्यकाल जो था वो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक पूरा 5 साल तक था। और ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो हुआ था 1913 में हुआ था, और ये राष्ट्रपति कब बन गए थे? 1977, ठीक। तो लगभग 65 साल की उम्र में ये बन गए थे, 64-65 साल की उम्र में। तो इस अकॉर्डिंग कि जितने भी अभी तक राष्ट्रपति बने हैं उन सभी में ये सबसे कम आयु के थे, ठीक है। तो और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, और इसके अतिरिक्त ये आंध्र प्रदेश के 1956 में पहले मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। चलिए 35 देखेंगे। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर? तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि वहाँ की जो 35 का जो सही ऑप्शन होगा ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग होंगे जो इस पर टिक करे होंगे क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होता, जनता के आधार पर होता है। जितनी ज़्यादा जनता उतनी ज़्यादा सीट। यूपी में आप देखिए जितनी ज़्यादा जनता उतनी ज़्यादा सीट, ठीक है। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यूपी बहुत ही लेट बाद में आता है,
जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो उसे क्या कहा जाता है? जहाँ पर एक लेने वाला एक देने वाला बस, तो उसको क्या कहा जाता है? तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्विपक्षीय एकाधिकार। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता और एक विक्रेता हो तो उसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है। और इस प्रतियोगिता बाजार में क्रेता के पास सौदेबाजी की शक्ति यानी बार्गेनिंग पावर नहीं होती। इस बाजार में विक्रेता अधिक लाभ कमाते हैं और ये वो अपनी इच्छानुसार वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। ठीक, रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना या फिर उपरोक्त सभी। रुपए के अवमूल्यन को संकल्पित का लक्ष्य है क्या है? अवमूल्यन का मतलब कि उसका रेट कम होना। 37 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा। देखिए, रुपए के अवमूल्यन का लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना है, आयात को कम करना है, विदेशी विनिमय की प्राप्ति है। अवमूल्यन से वस्तु और सेवा व्यापार दोनों प्रभावित होते हैं। भारत ने सर्वप्रथम वर्ष 1949 में रुपए का अवमूल्यन किया था। इसके बाद वर्ष 1966 में, 1991 में भी रुपए का अवमूल्यन किया गया था। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देना भी, विदेशी विनिमय की प्राप्ति भी, बढ़ते आयात को रोकना भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 38 देखेंगे। 38 में क्या कह रहा है? ये आपका एक साइंस का क्वेश्चन आ गया। वायु में ध्वनि की चाल इतना मीटर पर सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 38 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल अगर 332 मीटर पर सेकंड है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर से ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि ध्वनि की चाल पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जब दाब घटाने या बढ़ाने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ठीक, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 39 देखेंगे। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। ठीक है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसको उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक वाष्पन होता है, एक क्वथन होता है, यानी इवेपोरेशन और बॉइलिंग। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी, और द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होता है। यदि द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। ठीक है, 40 देखेंगे। 40 में क्या कह रहा है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जो कैमरे में लेंस लगा होता है वो किस प्रकार का होता है? समान मोटाई का होता है, बेलनाकार, अवतल या फिर उत्तल? तो कैमरे का जो लेंस होता है 40 में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में लेंस का प्रयोग किया है। कैमरे में उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया है। फोकस दूरी धनात्मक होती है इसकी, और इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति वस्तु की तुलना में वास्तविक बड़ा और उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, मानव शरीर किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो 41 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा दीर्घ अस्थि में। ठीक है, जो लसिका कोशिकाएं होती हैं एक्चुअल में होती क्या है? देखिए, इसकी संरचना रक्त प्लाज्मा के समान होती है। इसमें जो होता है सफ़ेद यानी श्वेत रक्त कणिकाएं WBC पाई जाती है, जो संक्रमण के विरुद्ध शरीर की रक्षा करती है। लसिका कोशिकाएं उपास्थि के अतिरिक्त मस्तिष्क और मेरुरज्जु में भी पाई जाती हैं। आंत यानी इंटेस्टाइन के रंसाकुरों में इनकी अंतिम शाखाएं अक्षीर वाहनियों यानी वाहनियों कहलाती हैं। वाहनियों आंत में अवशोषित एमल्सीकृत वसाओं के कारण इनकी लसिका का रंग दुधिया होता है, जिसे चायल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्कर्वी रोग का इलाज हम किससे कर सकते हैं? 42 का सही ऑप्शन होगा आंवले से। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, ये रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है, और इस रोग में दांतों के मसूड़े से सूज जाते हैं और फिर धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अन्य प्रमुख प्राकृतिक स्रोत जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च और अंकुरित अनाज ये सब है। ठीक है, तो जब स्कर्वी रोग होता है यानी दांतों से खून निकलना, ये सब तमाम चीज़ें, तो आप ये सब कर सकते हैं। नींबू का सेवन कर सकते हैं, आंवले का सेवन कर सकते हैं, हरी मिर्च भी होती है जिसमें थोड़ा बहुत, और टमाटर भी होता है। ठीक है, शरीर के अतिरिक्त अंगों
शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? जो शरीर के आंतरिक उपकरण है, यानी कि जो आंतरिक बनावट है उसको देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या फिर परीक्षण करने के लिए? तो 43 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा एंडोस्कोप द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जो होता है वो एंडोस्कोप नामक यंत्र की सहायता से किया जाता है। इस उपकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसे शरीर में बिना कट लगाए शरीर के अंगों को देखा जा सकता है। इस उपकरण का उपयोग मुख्यतः शरीर की अंदरूनी गंभीर समस्याओं जैसे कोलन कैंसर, ठीक है, और पेट के अंदर की समस्या देखने या पाचन तंत्र जैसी समस्या की पुष्टि के लिए, या फिर आपका जो अल्ट्रासाउंड वगैरह टाइप से भी कुछ मतलब जो होता है चीज़ें, वो भी इन्हीं उपकरणों से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर हमेशा पूर्व निर्धारित सेटिंग के अनुसार चलता है जब तक कि उपयोगकर्ता कोई अन्य वैल्यू या सेटिंग, एक बार यहाँ पर ध्यान और दे दीजिएगा कि कंप्यूटर जो है वो अब हमेशा पूर्व निर्धारित सेटिंग के अनुसार चलता रहता है। ठीक है, अगर आपने कोई सेटिंग कर दी है तो वो उसी के अनुसार चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई अन्य वैल्यू या सेटिंग उसमें ना डाले। उसकी पूर्व निर्धारित सेटिंग कहलाती है। जो पुरानी जो उसमें सेटिंग डाली गई रहेगी उसे क्या कहेंगे? तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, होता नहीं डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाता है कि भैया ये डिफ़ॉल्ट पे सेट है तो यही इसी तरह काम होगा। जैसे सिम आपने सेट कर दिया, आपने आपकी मोबाइल में सिम 1 और सिम 2 लगा हुआ है, आपने सिम 1 को डिफ़ॉल्ट कर दिया तो ये तब तक डिफ़ॉल्ट पे लगा रहेगा जब तक आप दूसरी सिम को या फिर कोई नई सेटिंग नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, तो इसका यही कहने का मतलब था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय नारा है वो क्या है? सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व और अहिंसा परमो धर्मा। तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा ये देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय नारा की बात आएगी तो ये आपका सत्यमेव जयते ही है। ठीक, और ये भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय नारे के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950। ठीक, और आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है ये। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का मतलब कि तो दोस्तों आप लोग कमेंट करें, ज़रूर बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कितने दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। जून 2021 में घोषित वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। 46 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10वां। 47 में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है? ठीक, कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या फिर इंडो इस्लामी मूल में है? सितार, शहनाई, तबला या फिर सारंगी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला और दूसरा, पहला तीसरा चौथा, या फिर पहला दूसरा तीसरा, या फिर यह सभी? तो 47 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका सितार, तबला और सारंगी। तो 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। देखिए, सितार, तबला और सारंगी जो है वाद्य यंत्र ये इंडो इस्लामी मूल के हैं, जबकि शहनाई जो है इंडो इस्लामी मूल का नहीं है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ठीक है, इसको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। 48 देखेंगे, 48 में क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से जो पहला ओलंपिक पदक था वो किसने जीता? मेजर ध्यानचंद ने, के.डी. जाधव ने, मिल्खा सिंह ने, या फिर हरिश्चंद्र बिजदार ने? तो 48 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका के.डी. जाधव। ठीक, तो जो के.डी. जाधव थे इन्होंने ही पहला पदक जीत लिया था और उन्होंने वर्ष 1952 में हेलसिंकी में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था। और यह महाराष्ट्र के सतारा जिले के गुलेश्वर गांव के निवासी थे। उन्हें पॉकेट डायनामो भी कहा जाता था। ठीक, 49 क्वेश्चन, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुलमर्ग जो है वो विख्यात पर्यटन स्थल है ये, जो कि गुलमर्ग ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में, कश्मीर में, माउंट आबू में, या फिर कुर्ग में? 49 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा कश्मीर। गुलमर्ग जो है कश्मीर में बहुत ही प्रचलित जगह है ये, भारत के जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। और इसका मूल नाम जो है वो गौरी मार्ग है, परंतु 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह ने इसका नाम बदलकर गुलमर्ग रख दिया था। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है और ये कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, आज का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली 25 में 25 का टारगेट लेकर मैं आता हूँ आप लोगों के सामने, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका देखेंगे 50वें का जो सही ऑप्शन होगा, BS सीरीज़ का संबंध ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से है। ठीक है, BS सीरीज का संबंध ऑटोमोबाइल से है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत श्रृंखला BH नाम नए वाहन के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है। इस नए पंजीकरण की घोषणा वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए और उन वाहन मालिकों को पूरा करने के लिए की गई है जो अक्सर भारत में अपने निवास को स्थानांतरित करते रहते हैं, मतलब आवाजाही करते रहते हैं। दोस्तों डेली सुबह 7 बजे क्लास लेने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।